तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा हिस्सा क्यों? तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। यमान पार्टी जिंदाबाद, यमान पार्टी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। यहाँ पर आप लोगों की मौजूदगी और फिर इस खुले मैदान में बावजूद इसके कि ज़्यादा कुर्सियों का इंतज़ाम हम नहीं कर सके, मगर जो चीज़ मेरी आंख मुझे बता रही है कि यहाँ पर गाड़ियाँ कम है, मोटरसाइकिल ज़्यादा है, तो ये बात बताता है कि जो लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं उन्हीं के दिल में एक गम होता है, तकलीफ होती है और वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। दूसरी पार्टी के अगर जलसे होते हैं तो चाहे एनसीपी का जलसा हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, तो गाड़ी या लॉरी में लोगों को बिठाकर उनको जो भी दे देते हैं इसकी बुनियाद पर लोगों को लाया जाता है। मगर यहाँ पर आपने खुद अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर यहाँ पर आए हैं और आप खुद चलते हुए भी आए हैं, आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपके दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को और मजबूत करे और इंशाअल्लाह ताला मजलिस का पैगाम आप जानते हैं, हमारा पैगाम एक ही है कि भारत की जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करें। और याद रखिए, महाराष्ट्र हो या हमारा वतन अजीज भारत हो, हर समाज के पास उसकी एक सियासी लीडरशिप है या फिर उसका एक सियासी लीडर है। अगर भारत और महाराष्ट्र में किसी समाज के पास ना उसकी सियासी पहचान है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। अगर किसी के पास उनकी सियासी लीडरशिप मजबूत नहीं है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मजलिस जब इसकी बात करती है तो सब पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 31-32 साल से मैं अवामी सियासत में अल्लाह ने मुझे काम करने का मौका दिया। मुल्क के एक बड़े हिस्से में मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ के हालात का भी मुझे थोड़ा बहुत जायजा भी लेने का मौका मिला और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जिम्मेदारों से मुलाकात के बाद वहाँ के हालात की वक़्तियत भी मालूम होती है। एक ही बात सामने आती है कि हम सब ये सोचते हैं कि आखिर हम इतने पसमानदा क्यों हैं, आखिर क्या वजह है कि हमसे इंसाफ नहीं किया जाता, आखिर क्या वजह है कि झूठे इल्ज़ामात लगाकर नौजवान बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है, कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि जिस इलाके में दलित और अल्पसंख्यक समाज मुसलमान रहते हैं वहाँ पर तरक्की, डेवलपमेंट के विकास का काम क्यों नहीं करवाया जाता। अब तो हद ये हो गई कि अगर मरने वाला दलित और मुसलमान है तो मीडिया में खबर इतनी सी आती है, नहीं आती। अगर मरने वाला आला ज़ात का है तो पूरा टीवी चैनल, पूरा अखबारात में सफ़े अव्वल पर उसकी मौत की न्यूज़ बनती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, वोट देना तो यकीनन ये आपका इख्तियार है, मगर मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप अपना वोट मुत्तहदा तौर पर मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे तो हम इन तमाम नाइंसाफियों का खात्मा कर पाएंगे। अगर आप यही समझेंगे कि हम सिर्फ वोटर बनना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी आपको एक पैगाम देने आया है
कि आप वोटर नहीं है, आप इंसान हैं। आप अगर वोटर बनकर वोट डाल के घर में बैठ जाएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको शहरी बनना है, सिटीजन विथ राइट्स बनना है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपकी एक सियासी एजेंसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल एजेंसी होनी चाहिए, जिस तरह हमारे दलित समाज की है, आदिवासी समाज की है, यहाँ पर मराठा समाज की है, ब्राह्मण समाज की है, अपर कास्ट की है, ओबीसी नेताओं की उनकी एक पॉलिटिकल एजेंसी है। अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनना चाहते हैं तो कभी भी आपसे इंसाफ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। याद रखिए, ये भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत है। मैं कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच्चाई को आपके सामने बता रहा हूं। मजलिस ये चाहती है कि आप एक शहरी बने जिनको तमाम हुकूक आपको हासिल हो, और इसीलिए इस इलेक्शन में आपको 15 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं मालूम यहाँ पर कितने लोग जानते हैं, 2007 में मुंबई में ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ, 185 लोगों की उसमें मौत हुई, 11 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। 19 साल जेल में रहने के बाद बंबई के हाई कोर्ट ने उनको कहा कि ये मुलजिम नहीं है। उसमें से एक शख्स जेल में मर गया। ये 19 साल जेल में थे तो कोविड के 2 दौर आए। ये लोग पुकार कर रह गए कि कम से कम कोविड में हमको पेरोल पे जाने दो, हम जेल में हम बीमार पड़ रहे हैं। उनको नहीं इजाजत मिली। 19 साल में एक शख्स से मिला दारुसलाम में हैदराबाद में, जो 19 साल जेल में था। उसने मुझे बड़े दर्द भरे और जज्बाती लहजे में कहा कि असद साहब, मैं जब गया था मेरी बेटी मेरी बीवी के गोद में थी, जब मैं बाहर निकला तो मेरी बेटी जवान हो गई। आप बताओ कि 185 लोग मर गए, किसने मारा? इसका कोई जवाब नहीं। उस खानदान को भी इंसाफ नहीं मिला। इन 11 लोगों में से एक का तो जेल में ही उसकी मौत हो गई। मेरे भाई याद रखो, ये खत्म नहीं होगी दास्तान नाइंसाफी की। मैं मर जाऊंगा, तुम मर जाएंगे, मगर ये सिलसिला चलता रहेगा, दबाने का, लूटने का। आपको अपने हुकूक नहीं दिए जाएंगे तो वो लड़ेगा, वो आवाज उठाएगा, और कम से कम इन जालिम लोग जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठते हैं, उनको थोड़ी बहुत शर्म और हया पैदा करेगा कि देखो तुम इंसानों से बात कर रहे हो। आप बताइए, अगर मशरकी इलाके लातूर में पीने के पानी नहीं मिलता है, बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, गंदगी के अंबार है, साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, और लातूर के मगरबी इलाके में ऐसा नजर आता है कि बिल्कुल ही साफ और पार्श इलाका है। ये नफरत की निशानी है, ये खुली तासुब की निशानी है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। तो इन जालिमों को मालूम, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के, एनसीपी के हो, इनको मालूम कि ये मुसलमान बस इनको इलेक्शन के वक्त इस्तेमाल करो, इनको डराओ, सेकुलरिज्म का उनसे वादा लो, और फिर हम जज्बात में आ जाते हैं। हम जज्बाती कौम हैं। यकीनन जज्बात रखना जरूरी है, और जिस इंसान में जज्बात नहीं वो तो जिंदा लाश है। मगर जज्बात का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को कमजोर करके दूसरे को ताकतवर करें। जज्बात का सही इस्तेमाल ये होना चाहिए कि बराबरी की बात हो, हिस्सेदारी की बात हो। लातूर में इतना बड़ा शहर है और यहाँ पर मशरकी इलाके में डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया जाता। कांग्रेस पार्टी कितने वर्षों से यहाँ पर सत्ता में रही। विलासराव देशमुख साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो 2 मरतबा मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी को किसने रोका था? बल्कि मैं तो आपको एक सच्चाई बयान कर रहा हूं। पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारे एक दोस्त थे जो मुझको बोले कि असद साहब, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और कांग्रेस के आपके जो यहाँ पर अमित, क्या नाम है उनका, एमएलए साहब का, हाँ, वो और नाना पटोले साहब ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारे खिलाफ हम ये कैंडिडेट देंगे, तुम हमारी दूसरी जगह मदद कर दो। मैंने उससे कहा, मेरे भाई तू इनके दिल फरेब बातों में जा रहा है तो नुकसान उठाएगा, तो मर्द बन के इलेक्शन लड़ ले।
नहीं सुनिए, बोले नहीं असद साहब, ये दोनों मेरे को बोले, बोला मर्जी तुम्हारी, मुझे यकीन है कि तुमको जो नाम दिया जा रहा है कि ये कैंडिडेट लड़ेगा यहाँ से, वो नहीं देगी कांग्रेस पार्टी। और जैसा 2 दिन थे नॉमिनेशन के, नाम बदल दिए, कमजोर को दे दिए, वो बेचारा इलेक्शन हार गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं उस शख्स का, मगर यहाँ के आपके आमदार साहब और उस वक्त महाराष्ट्र के जो सदर थे कांग्रेस के, वो जानते हैं इस बात को। तो ये लोग याद रखिए, ये सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं। तुम्हारे पास ताकत आएगी, कैसे आएगी? नारे से लगाने से ताकत आ जाएगी, चीख मारने से ताकत आ जाएगी, ये जलसे में बैठकर इतनी बड़ी तादाद में धूप में आप बैठे हैं, आपको अल्लाह सलामत रखे, यकीनन ये आपकी निशानी है इत्तेहाद की। मगर ताकत कैसे आएंगी? जब तुम्हारा नुमाइंदा जीतेगा। याद रखिए, ये मत समझिए कि 4, 8, 9, 10 से क्या होता है। मेरे भाई, तादाद को अगर देखकर आप काम करेंगे ना, तो फिर तारीख ये बताती है कि मक्के की सरजमीन पर एक ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने हक का पैगाम देने के लिए लोगों को बुलाया था। तारीख ये बताती है कि बदर का मैदान है, तारीख ये बताती है करबला का मैदान है। तारीख क्या क्या नहीं बताती। तादाद को देखते रहेंगे तो फिर हक की और सच्चाई के लायक कौन लड़ेगा? तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस इलेक्शन में जो मजलिस के उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 1 से अब्दुल सत्तार हक्कानी साहब, वार्ड नंबर 2 से जावेद मुख्तार साहब, वार्ड नंबर 2 से अब्दुल वाजिद मनियार साहब, वार्ड नंबर 2 से बाबा भाई की वालदा, वार्ड नंबर 4 से जनाब इसाफ कुंदला साहब, वार्ड नंबर 4 से मोहतरमा सुमैया जो जनाब मोहम्मद अली साहब की जोजा है, वार्ड नंबर 4 से जो मुदस्सर शेख साहब की जोजा है, वार्ड नंबर 18 से जनाब इस्माइल पठान साहब, वार्ड नंबर 7 से अब्दुल रहीम अब्दुल रशीद साहब। इनको वोट दीजिए, इनको कामयाब करिए। पैसे अगर कोई बांट रहा है, क्यों बांट रहा है पैसे? अगर मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ती तो पैसे नहीं बांटते थे। मैं लड़ रहा हूं बोल के पैसे बांट रहे ना, तो मजलिस के आने से लोग पैसे बांट रहे। अगर पैसे बांट रहे, यकीनन आप ले लो, किसी गरीब की मदद भी हो जाएगी। अगर आप समझ रहे कि ये हराम का पैसा है तो टॉयलेट बना दो, उससे बैतुल खला बना दो। गंदा अगर है तो बैतुल खला बनाओ। मगर याद रखिए, अगर मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ती तो ये पलट के भी नहीं देखते। मैं जहां जहां महाराष्ट्र में जा रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, भाई ये आपकी कामयाबी की पहली निशानी है कि इनको अपनी तिजोरी खोल के खर्चना पड़ रहा है। आप बताइए, पिछले बार जब बल्दिया के इलेक्शन हुए थे 2017 में, 36 कॉर्पोरेटर बीजेपी के जीते और 33 कांग्रेस के जीते। ये सही है नहीं मालूम, मुझे याद है। मेयर बीजेपी का बना, फिर कांग्रेस वाले बना लिए। क्या किया तुमने लातूर के लिए? किस मुंह से जाकर आप वोट का मुतालबा करते हैं? किस मुंह से आप? अगर मैं भी एक बहुत बड़े बाप का बेटा हूं। मेरे वालिद 1960 में रुकने बल्दिया बने थे, फिर उसके 2 साल के बाद एमएलए बने। 62 से 22 साल तक मेरे वालिद एमएलए थे मुख्तलिफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर 6 मरतबा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम को सलाम दो, उन्होंने अपने इत्तेहाद और ताकत की बुनियाद पर मरूम कायद सालार को कामयाब किया। तो बोलता हूं मैं, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। लोग ये नहीं बोलते, हाँ तुम्हारे बाप बहुत बड़े थे इसलिए तुमको वोट दे देंगे। अगर सब लोग ये बोलेंगे ना मेरा बाप बड़ा था, अरे भाई तुम्हारे बाप बड़े थे, तुम बड़े हैं या छोटे, बताओ आवाम को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज हमारी राजनीति में बहुत चल रही है।
मैं फुला खानदान का हूं, मैं फुला बाप का हूं, मैं फुला। अरे क्या खानदान, क्या पानदान, बादशाहों के महलात वीरान पड़ गए। महाराष्ट्र के किले जाकर देखो, वीरान पड़े हुए हैं। आप आवाम ने मौका दिया, आप अपने आप को बादशाह समझ रहे। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। लातूर में पीने का पानी का वही मसला, ड्रेनेज का वही मसला, वेस्ट मैनेजमेंट का वही मसला, कुछ नहीं है। आवाम मेहनत करके कस्बपुरसी के आलम में किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही है, खासतौर से दलित और मुसलमान। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अच्छे उम्मीदवारों को मजलिस ने यहां पर उतारा है, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और रहा सवाल एनसीपी का, ये अजीत पवार, याद रखो आप, अजीत पवार को पूरा बड़ा बनाया शरद पवार। जो अपने चिचा का नहीं हुआ वो लातूर का होता, और ये मोम का बना हुआ है, याद रखो। दिखाने को बड़ी बड़ी बात करता है, इन्हें मोम का बना हुआ दबाव पिघल जाता है। पुणे में इलेक्शन हो रहा, बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दिए उन्होंने, शाम में उनको बोले क्या किसको बोल रहे, दूसरे दिन बोले नहीं नहीं मेरा कोई बीजेपी से ऐसा खराब ताल्लुकात नहीं है। आप अगर एनसीपी अजीत पवार को वोट देंगे तो आप मोदी को वोट देने के बराबर है, क्योंकि वो बीजेपी और मोदी के साथ है। ये मत समझिए कि अजीत पवार है, ये बीजेपी के साथ है। जब वक्फ का कानून भारत की पार्लियामेंट में बनाया जा रहा था, वो कानून ये है, ये बनाया गया वक्फ तरमीमी कानून अमेंडमेंट बिल जो बनाया गया, ये कानून नरेंद्र मोदी आरएसएस ने बनाया ताकि मस्जिदों को छीन लिया जाए, दरगाहों को, खानकाहों को छीन लिया जाए, कब्रिस्तान को छीन लिया जाए। महाराष्ट्र में जितने 100 साल पुरानी मसाजिद और दरगाह है जो एएसआई में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसका मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं है, उसका मालिक नरेंद्र मोदी के मातहत एएसआई बन चुका है। इस कानून के तहत ये किसी भी वक्त उस दरगाह को ताला लगा सकते हैं। वो किसी भी वक्त कहेंगे कि मस्जिद में खाली जुम्मे की नमाज होगी, मस्जिद पोशीदा हो गई। ऐसा कानून बना दिया गया, ऐसा कानून बना दिया गया कि मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम मेंबर बनेगा। महाराष्ट्र में हमारे हिंदू भाइयों के धर्म के कई बोर्ड हैं, एक बोर्ड बताओ जहां पर एक गैर हिंदू उसका मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। सही बात है, क्योंकि उनके धर्म का मामला है, मुझे क्या मालूम। मगर जब मुस्लिम धर्म की बात आई तो बोले सब बन सकते। सोचो आप किसको वोट देने जा रहे हैं आप लोग। ये इलेक्शन वक्फ कानून बनने के बाद पहला बड़ा इलेक्शन है। अगर तुम में जरा सी भी हमियत होगी, मुझे यकीन है कि है, तो आप उस काले कानून के खिलाफ, अजीत पवार, शिंदे और मोदी के खिलाफ आप मजलिस को वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई लोग आकर आपसे बोले तो पूछो अजीत पवार से, ये वक्फ का कानून के बारे में तुम्हारी राय क्या है? क्या अजीत पवार बोल सकते कि इलेक्शन के बाद वो मेल नहीं बनाएंगे बीजेपी के साथ? बनाएंगे जरूर, याद रखो आप। जहां जहां कैंडिडेट खड़ा करे, मकसद एक ही है कि पहले इन प्रभागों से इलेक्शन लड़ो, अगर कोई जीत गया तो उसको ले जाकर मोदी के झोली में डाल दो। समझो मेरी इस बात को, फिर आपके वोट की अहमियत क्या रहेगी? क्या आपका जमीन गवारा करेगा इस बात को? तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 जनवरी के दिन आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी कितने साल यहां पर हुकूमत करी, खास तौर से महाराष्ट्र और लातूर में। कितने बार आप उनको वोट देंगे, कितने बार आप उनको कामयाब करेंगे? कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यहां से मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार दौड़ेंगे, भागेंगे। अगर मजलिस के उम्मीदवार जीतेंगे तो सब भागेंगे, याद रखो आपके साथ। आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी। वोटर मत बनो, शहरी बनो जिसके पास हुकूक होंगे। और फिर ये
विधानसभा के चुनाव के वक्त लाड़की बहना योजना बड़ी बात हुई थी, अब पूरा कम कर दिए, उसको कम कर दिए, नंबर कम कर दिए। 1500 से 2000 बोले, वो टाइम फिश हो गया। क्या हाल है बजट का? महाराष्ट्र का जो खर्चा है वो 9.3 लाख करोड़ हो चुका है। ये कौन कर्जा अदा करेंगे? अजीत पवार के बच्चे अदा करेंगे, गरीब बच्चों की औलादें अदा करेंगी। 9,30,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है, जो पहले 20,000 था, माने रेवेन्यू डेफिसिट माने आमदनी इतनी और खर्चा इतना, 45,000 करोड़। आप समझ रहे इस बात को? और बीजेपी बोलती देश से मोहब्बत, नेशनलिज्म। ये तुम्हारा नेशनलिज्म है, ये तुम्हारी देशभक्ति है कि तुम गरीबों को एक आस दिलाकर, उनको एक ख्वाब दिखाकर तुम उसको चुकनाचूर करते हो। किसान महाराष्ट्र में मर रहा है, सैलाब आ गया, फसल बर्बाद हो गई, सब भूल गए। आपको याद रखने की जरूरत है, इन लोगों की गलतियों को, इन लोगों के जुल्म को याद रखने की जरूरत है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहां पर आए। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा ना हो कि शाम तक मेरी बात आपके दिलो दिमाग से खुदा ना खास्ता निकल जाए। 15 तारीख तक आपको मजलिस के उम्मीदवार बनकर, सिर्फ मजलिस के उम्मीदवार नहीं, आप सब मजलिस के उम्मीदवार जिम्मेदार हैं। इसको कामयाबी दिलाना हम तमाम की कोशिश है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई इनफरादियत की नहीं है, इज्तिमाइयत की है। अगर हम इज्तिमाई तौर पर मुत्तहिद होंगे तो इज्तिमाई फायदा होगा। अगर इनफरादियत की बात, तो ये सब दूसरे पार्टी के कॉर्पोरेट करें, मेरे को वोट दे दो, मेरे को वोट दे दो, फिर फायदा क्या होगा? फायदा उस शख्स का होगा, लातूर का कोई फायदा नहीं होगा। कब तक लातूर की सियासत कांग्रेस बीजेपी में, अब राष्ट्रवादी आगे उनमें चलती रहेगी? यहां पर एक स्पेस है, यहां पर एक कमी है, खला है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको पूरा करना चाहती। और अगर पैसे इनके पास हैं तो फिर मशरकी लातूर में डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं करवाया उन्होंने? याद रखिए, वोट के नाम पर पैसे दे रहे तो फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं करवाते? पीने का पानी का मसला क्यों नहीं हल करवाते? कब्रिस्तान के लिए जमीन क्यों नहीं देते? अब शादी खाना बनाए तो मुझे बताया गया उसके भी पैसे ले रहे। अरे शादी खाना हमारे नाम पे और पैसे को और ले रहा है। वो हैदराबाद में कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो रही। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी तो हर महाज पर नाकाम है, नौकरी देने का काम नहीं करते। इतनी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, किसान तड़प रहा है, मगर बीजेपी को उससे कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? खाली गौरक्षक की नौकरी ले लो, लव जिहाद की बातें करो, इसी में तुम नौकरी चला लो। मेरे भाई, जो लोग मजलिस को गाली देते हैं, तनकीद करते हैं, वो आपका इख्तियार है, मगर मुझे बताओ, जलगांव में सुलेमान पठान को पकड़कर 8 लोगों ने क्यों मारा? सुलेमान पठान को मारने वाले नौजवान बच्चे को उसके बचपने के दोस्त थे। किसने मारने वालों के दिलों में नफरत पैदा कर दी? वो बच्चा मर गया मॉब लिंचिंग में। क्या अजीत पवार को कोई तड़प हुई? क्या आपके देशमुख साहब के दिल में तकलीफ पैदा हुई? गम मेरा था तो मैं आंसू बहा रहा हूं, मरने वाला मेरा भाई बेटा था तो तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। इनको क्या मतलब? इन लोगों को, इनको तुम्हारे वोट से मतलब है, तुम्हारी जान से मतलब नहीं है। इन लोगों को तुम्हारी तरक्की से इनको कोई मतलब नहीं है। ये तल हकीकत है, याद रखो। आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए। सुलेमान पठान का बाप, जो 5 पीढ़ी उस गांव में रह रही थी,
वो उस गांव को छोड़कर चला गया कि अब मेरी जान को खतरा है, मैं गांव में नहीं रह सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है, ये हालात इस प्रदेश के हैं, यहां की सरकार सरासर नाकाम है। इलेक्शन जीत गए अलग बात है, और इलेक्शन जीते इसलिए क्योंकि अपोजिशन बकवास है। कांग्रेस, शरद पवार, वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की क्या करें वो लोग? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को, मुकाबला ही नहीं कर पाए। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एमएलए इलेक्शन लड़ रहे इम्तियाज जलील, एक एमपी था इम्तियाज जलील, पूरे महाराष्ट्र का एक एमपी था। अंतोले साहब के बाद मेरे ख्याल से 10 साल या 15 साल के बाद इम्तियाज साहब जीते। पूरे मिलके इम्तियाज के पीछे पड़ के हरा दिए। ऐसे में इलेक्शन लड़े तो मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा कर दिए, 1200 वोट से इम्तियाज जलील हार गए। अब महाराष्ट्र की विधानसभा में मुफ्ती इस्माइल साहब अकेले हैं। क्यों पीछे पड़ गए इम्तियाज के? क्योंकि इम्तियाज काबिल पढ़ा लिखा आदमी, सहाफी था इम्तियाज जलील, अपनी सहाफत को छोड़कर खिदमत करने के लिए आया, सब पीछे पड़ गए। मगर खैर इंशाअल्लाह ताला इस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। कोई अगर आपको लालच दे रहा है या पेशकश कर रहा है तो आपके ऊपर है। अगर ज्यादा आपको मजबूर कर रहे आप लीजिए, कोई बात नहीं है। गरीब बच्चों हैं, उनको देखिए क्या करना है, मगर वोट जो है पतंग के निशान पर लगाइए। और बीजेपी के लोगों से मैं बोलना चाह रहा हूं, ये आखिर तुम लोग ट्रंप से क्यों डरते इतना? समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप का नाम लेते कि टाइटान बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते। वो ट्रंप प्लेन में खड़े होकर बोल रहा कि मोदी अच्छा आदमी है, मगर मेरे को खुश करने के लिए सब कर दिया। अरे 133 करोड़ जनता का वो प्रधान सेवक बोलिए वजीर आजम है, और बीजेपी वाले 24 घंटे हो गए गूंगे हो गए, डर रहे ट्रंप के बारे में बोलने के लिए। अरे भाई, इज्जत भी कोई चीज होती है, जाती इज्जत नहीं बल्कि इस देश की इज्जत होती है, इस देश का इकबाल होता है। कोई भी हमारी देश की तौहीन नहीं कर सकता। देश का वजीर आजम पूरे देश का होता है, और कोई बोल रहा है कि मुझे खुश करने के लिए मोदी ने ये किया। कुछ तो बोलो। हाँ, तुम कब बोलोगे हिंदू मुस्लिम? तुम कब बोलोगे लव जिहाद? तुम कब बोलोगे बांग्लादेशी है? तुम कब बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे ना। किसान मर रहा तो उस पर सन्नाटा, नौजवानों को नौकरी नहीं उस पर सन्नाटा, ट्रंप बोल रहा उस पर सन्नाटा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल ये लातूर के बल्दिया का इलेक्शन है। मेरी आप वहां पर हॉकर जोन बनाएंगे ताकि वो गरीब लोग बैठकर अपना कारोबार कर सकें, अपने घर में चिराग को जला सकें। इस देश में अगर सबसे ज्यादा अगर गरीब कोई है तो दलित और मुसलमान है, और इनकी गरीबी का गुर्बत की वजह ये भी है कि इनके पास इनकी सियासी आवाज नहीं है। याद रखिए, असदुद्दीन ओवैसी खाली तकरीर करता है, बोलता है, लड़ता है, मगर आपको असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा ऐसे 100 लोगों की जरूरत है जो सियासी तौर पर आपके लीडर बनकर बेबाक तरीके से आपकी बात कर सके। मैं आज रहूंगा, कल नहीं रहूंगा, सब जाएंगे इस दुनिया से, कोई रहने वाला नहीं है। मगर आपको ये चाहिए कि अपने सफों से एक नेता को बनाइए। याद रखो, लीडर आसमान से नहीं आता, लीडर तुम्हारे दरमियान से उभरता है, और वो कौम वही इनकलाब ला सकती है जो अपने दरमियान से एक बेबाक शख्स को या लड़की को या महिला को अपना नेता बनाएगी। तो ये नेता बनाने का इलेक्शन है, ये किसी की गुलामी करने का इलेक्शन नहीं है, ये किसी के गैरों के जिंदाबाद के नारे लगाने का इलेक्शन नहीं है। ये आपका इलेक्शन है, आपको जिंदा रहने का इलेक्शन है। जिंदाबाद का नारा लगेगा तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदाबाद का नारा लगेगा। तो मैं आपको यही चंद गुजारिशात बोलकर जा रहा हूं। मैं यहां से शोलापुर मुझे जाना है,
तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आपका बेहद शुक्रिया। आप